नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अरविंद जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपको करंट अफेयर तथा स्ट्रैटेजी जीके का डिस्कशन करता हूं। दोस्तों, आज भी आ चुका है एक मज़ेदार सेट जिसमें करंट अफेयर और जीके जीएस के आपके पोर्शन के बारे में डिस्कशन होगा। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप करंट अफेयर के टेंशन दूर कर दें और करंट अफेयर में भी आप एक महारत हासिल कर सकते हैं अगर इसमें आप एवरीडे जुड़ेंगे तो, क्योंकि मैं प्रतिदिन वीडियो लाता हूं। आज तारीख है 21 अप्रैल 2025। आज देखिए इस आज के दिन का कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आज का बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बनते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ओके, ऑप्शन ए में है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी में है इंदौर, ऑप्शन सी में है मुंबई, ऑप्शन डी में है नई दिल्ली। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले एक बात मेरा बात सुन ले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लेंगे और पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद चैनल आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे दोस्तों। ओके, जिससे आप तथा आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो आइए दोस्तों, अब समय ज़्यादा मैं नहीं ले करके आपके काम पे आता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने आ चुका है। वह क्वेश्चन क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन क्या होते हैं दोस्तों? तो एक प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें क्या होते हैं कि जितना भी भारतीय मूल के लोग हैं, अगर विदेश में जो रह रहे हैं, उन सभी को ला करके यहाँ स्वागत किया जाता है। एक समारोह होता है, उस समारोह में ये किया जाता है ताकि जो भारत के लोग बाहर रह रहे हों वह भारत के प्रति अच्छा सकारात्मक नज़रिया रख पाए। ओके, तो यह आयोजन 2025 में भी हुआ है और इससे पहले 2023 में हुआ था। ओके, यह इसका मतलब है कि यह 2 वर्ष पर होते हैं। तो इस वर्ष जो हुआ है वो हुआ है भुवनेश्वर में, उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में ये हुआ है। ओके, 2023 वाला जो हुआ था ये हुआ था इंदौर में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। आगे देखिए इसका डिस्कशन में भी कुछ आपको मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए यही है प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में कुछ है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा मनाया जाने वाला एक विशेष दिन है। ओके, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ओके, जो भारत के मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उसके योगदान के सम्मानित करने के लिए। ओके, यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ओके, देखिए महात्मा गांधी के बारे में जानते होंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के सिलसिले में 1 वर्ष के लिए, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति हो चुका जिसमें लंबे समय तक महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में ही रहना पड़ा। ये गए थे 1893 में। ओके, और फिर जब पूरी तरह से वापस लौटे हैं तब लौटे हैं 9 जनवरी 1915 को लौटे। ओके, तो ये भी एक हमारे NRI हुए महात्मा गांधी। इसलिए महात्मा गांधी जिस दिन लौटे थे इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यह मनाने का निर्णय कब से लिया गया है? यह लिया गया है 2003 से। याद रखेंगे, ये 2003 से लिया गया है। ओके, प्रवासी समुदाय के बारे में है ना, देखिए उनके अनुभव और विशेषताओं का लाभ उठाना। इसमें क्या किए जाते हैं? तो प्रवासी भारतीय समुदाय को भारत से जोड़ना मेन उद्देश्य इसका क्या है? यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है कि प्रवासी भारतीय समुदाय को भारत से जोड़ना। ओके, है ना, जैसे कि हमने कहा था कि भारत से अगर जुड़े रहेंगे है ना तो भारत के लिए फ़ायदा होगा। ओके, तो हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से भारत से उसको जुड़े रहते हैं, उनके अनुभव और विशेषताओं को लाभ उठाते हैं। ओके, भारत के विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। ओके, और यह 2003 से मनाया जा रहा है ना, तो ये है। ओके, आइए आगे देखते हैं और कुछ है इसमें क्या। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वो क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? ओके, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? ये आपके सामने ऑप्शन है 25.17%, 21.76%, 3.41% और 33%। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका
आपका बी आंसर सही है ना। 21.76% जो है यह आज की डेट में वन है, भारत में वन है। ओके, अब भारत में वन चाहिए कितना, तो 33% वन चाहिए। ओके, ये हमारा लक्ष्य है। ओके, तो ये पूरा करना है 33%। अभी वन कितना है, यह है आपका 21.76%। ओके, वृक्ष देखिए, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन मैं ऐसा ही सेट किया हूँ कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको। 25.17% जो दिख रहा है, 25.17%, यह जो है यह वन एवं वृक्ष दोनों को मिला देंगे तब है वन और वृक्ष दोनों को प्रतिशत भारत में कितना है, तो 25.17%। ओके, 25.17%। और केवल अगर वन के बात करेंगे तो केवल वन कितना है, वन है 21.76%। और अगर आप ये 3.41% क्या है, ये वृक्ष है। ठीक है, ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आपको प्राप्त होंगे, ये दोनों जोड़िए तो ये प्राप्त हो जाएंगे 25.17%। ओके, भारत में वन चाहिए कितना, किसी भी लैंड पर अगर पर्यावरण का अच्छा रखना हो तो उस पर, उस लैंड के कितना भाग पर जंगल चाहिए, उस लैंड के 33% भाग पर जंगल चाहिए। ये डिस्कशन में भी कुछ होगा तो देखते हैं। देखिए, ये है अभी जो 2023 में जो वन स्थिति रिपोर्ट आया है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो आया है ना, यह किस नंबर का है, तो ये 18वां नंबर का है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है। इसमें कुल वन आवरण कितना प्रतिशत वन है, तो यह है 21.76%। ओके, कुल वृक्ष कितना है, तो 3.41%। ओके, वन और वृक्ष का प्रतिशत दोनों मिला करके कितना है, तो 25.17%, 25.17%। ओके, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक वन अभी जो राज्य में है वह है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ में है। ओके, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश एक नंबर पर, दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर पर आपको आता है छत्तीसगढ़, है ना। यह है वन की स्थिति। और भी मैं एक सेपरेट वीडियो वन स्थिति रिपोर्ट पर लाऊंगा, क्योंकि ये हर एक 2 वर्ष पर ये आंकड़ा आते हैं। अभी आपका आपका 23 आया है और उसके बाद आपको 25 आएंगे। इससे पहले 21 आया हुआ था। ओके, 2021 का आया हुआ था आंकड़ा। तो डिस्कशन ये एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें वन स्थिति रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे, है ना। कौन सा राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत में वृद्धि हुआ है, क्या हुआ, सारा डिस्कशन करेंगे उसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये है, देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सिपरी, है ना, SIPRI सिपरी। ठीक है, ये सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है। ओके, सबसे ज़्यादा हथियार लाने वाला कौन सा देश है। ओके, ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में सऊदी अरब, ऑप्शन सी में यूक्रेन, ऑप्शन डी में पाकिस्तान। ओके, तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ये सिपरी के अनुसार यूक्रेन। ठीक है, विगत इस वर्ष में यूक्रेन जो है जो सबसे अधिक हथियार मंगाया है। ठीक है, क्यों मंगाया है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहे हैं, ये भी एक कारण है जिसमें हथियार मंगाया गया है। ओके, आइए सिपरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद यूक्रेन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए सिपरी क्या है, सिपरी ए का पूरा नाम क्या है, स्टॉकहोम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये होता है सिपरी का पूरा नाम, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय, कोई सरकार का नहीं है, ये यूएनओ का भी नहीं है, एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो दुनिया भर में संघर्षों, शांति, हथियारों के नियंत्रण के संबंध में शोध करता है ना। किस तरह से दुनिया शांत हो, संघर्ष समाप्त कैसे हो, हथियार पर नियंत्रण कैसे हो, इसके बारे में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करता है। ओके, सिपरी के बारे में और कुछ जानकारी आप प्राप्त करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1966 में, है ना। 1966 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है, 1966 में इसकी स्थापना हुआ। कहाँ, स्वीडन के सरकार के द्वारा ये स्थापना किया गया। इसके अभी जो मुख्यालय कहाँ है, तो स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम में ही, स्टॉकहोम
में एक स्वीडन एक शहर है, वहाँ इसके मुख्यालय है। ठीक है, वहीं स्थापना भी हुआ था 1966 ईस्वी में। ये क्या करते हैं, ये हथियार पर नियंत्रण, शांति करना, संघर्षों पर नियंत्रण इत्यादि काम करता है। ओके, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संस्थान है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सुरक्षा मुद्दों पर अनुसंधान करना, हथियार की, है ना, हथियार की दौड़, शस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण से संबंधित डेटा एकत्र करना, यानी कि शस्त्र को समाप्त करने, है ना, निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्र अब नहीं रखना। जैसे बहुत सारे शस्त्र रखते हैं ताकि, जैसे परमाणु बम, है ना, परमाणु बम अगर कोई गलती से भी छोड़ देगा तो काफ़ी समस्या होंगे। तो ये सब संगठन ऐसे हैं जो आपको शस्त्र को निशस्त्रीकरण करना चाहता है, क्योंकि देखिए जब शांति रहेगा तो शस्त्र की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, शस्त्र का उपयोग होंगे तो उससे विनाश ही होते हैं। ये सब संगठन का सिद्धांत होते हैं। ओके, तो क्या करता है, ये सब डेटा एकत्रित करता है और विश्लेषण प्रस्तुत करता है इसका हथियार के दौड़, आपका शस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण इत्यादि का, है ना, कितने देश जो है अधिक शस्त्र खरीदे हैं, कितने देश शस्त्र खरीदना कम कर दिए हैं, ये सब डाटा ये करते हैं। नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता को तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है ये सिफरी। ठीक है, तो सिफरी में आप इतना ज़्यादा याद नहीं रखेंगे। सिफरी का पूरा नाम क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। इसके मुख्यालय कहाँ है, स्टॉकहोम के स्वीडन में है। ठीक है, स्वीडन स्टॉकहोम। ठीक है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है ये है, देखिए यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। थोड़ा एक और स्लॉट लाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक आ चुका है एक मैप, जो यूरोप का मैप है। ठीक है, यूरोप का मैप है ये। इसमें आप देखेंगे, देखिए ये है यूरोप का, और इसमें देखिए ये सभी देश यूरोप का दिख रहा होगा आपको, ये सभी देश यूरोप का है। ठीक है, ये सब यूरोप का देश है। ओके, इसमें देखिए यूक्रेन कहाँ पे है, ये यूक्रेन है। देखिए आपके मेरा जो पेन चल रहा है वो यूक्रेन है, ये यूक्रेन है, दिख रहा है आपको सबको, यूक्रेन है। ओके, और यही यूक्रेन है, और ये है रसिया। ठीक है, और ये है यूक्रेन और रसिया के बीच संघर्ष लंबे समय से अभी चल रहे हैं, समझ गए। अभी भी संघर्ष की स्थिति अभी समाप्त होने को नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये युद्ध जो है रसिया के साथ यूक्रेन कर रहा है, तो रसिया से लड़ने के लिए इसे बहुत मात्रा में हथियार की आवश्यकता है। ओके, तो स्टॉकहोम जो है सिपरी, इन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा हथियार इन्होंने ही खरीदा है इस वर्ष, समझ गए। तो ये इसलिए खरीदा है ताकि रसिया और इसके साथ युद्ध चल रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे जान लीजिए युद्ध क्यों हो रहे हैं। इसमें आपको पता होगा कि एक संगठन, इसको बोलते हैं नाटो के नाम सुने होंगे, नाटो। ओके, और देखिए नाटो क्या है, नाटो अमेरिका तथा यूरोप के कई देशों को एक संगठन है, जिसमें लगभग 28 देश से अधिक शामिल हैं इसमें। ओके, यूक्रेन ने इच्छा जाहिर किया कि मैं भी नाटो में शामिल हो जाता हूँ। ओके, तो नाटो में शामिल हो जाने से रसिया के क्या परेशानी है भाई, रसिया क्यों लड़ रहा है इससे, तो रसिया की परेशानी इसलिए है क्योंकि नाटो का जो गठन हुआ है ये रसिया के शक्ति को नियंत्रण करने के लिए ही हुआ है। ओके, तो अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो का सेना जो है ये इलाका में पहुंच सकता है, और यहाँ देखो मॉस्को है। ओके, यानी कि मॉस्को के नज़दीक आपको नाटो का सेना आ जाएगा, जो रसिया के लिए सुरक्षा का खतरा है। ओके, इसलिए रसिया पुरजोर विरोध कर रहा है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होगा, है ना, तो हम यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं। ये इसके सुरक्षा का मामला है। ओके, ठीक है, तो यही मामला है। तो आइए हम थोड़ा समझते हैं कि यूक्रेन के आसपास कौन सा देश है, यूक्रेन के बारे में। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, पता होगा। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर क्या नाम है उनका, जेलेंस्की। ठीक है, और रसिया के जो राष्ट्रपति है वो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, और व्लादिमीर जेलेंस्की, ये दोनों राष्ट्रपति हैं यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पे आइएगा तो यूक्रेन जो है आपको रसिया से शेयर कर रहा है अपना बॉर्डर। यहाँ आइएगा तो बेलारूस से शेयर कर रहा है, पोलैंड से शेयर कर रहा है। इधर में आइएगा तो आपको लिथुआनिया से कर रहा है। इधर में आइएगा तो आपको हंगरी से कर रहा है, रोमानिया से कर रहा है, आपको मोल्डोवा से कर रहा है,
समझ गए। तो ये सब कई देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। और यह सागर कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक ब्लैक सी दिख रहा होगा, यह काला सागर, काला सागर से भी सीमा साझा करते हैं यूक्रेन, ठीक है। और काला सागर के बाद देखिए यहाँ पे एक सागर है, इस सागर का नाम है अजोव सागर, अजोव सागर, ठीक है। इस सागर का नाम है आपका अजोव सागर। आइए इसको मिटा करके आपको थोड़ा सा क्लियर करके मैं बताता हूँ। इस सागर का नाम है, देखिए ये है आपको अजोव सागर, अजोव, और ये है ब्लैक सागर, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, ओके, ब्लैक सी। ये दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसको बोलते हैं कर्च जल संधि, कर्च जल संधि। मैंने बताया था कि एक दो बड़े पानी के जल को जोड़ने वाला छोटा पातला रास्ता होता है, उसको हम लोग जल संधि कहते हैं। तो यहाँ पे एक कर्च जल संधि है जो अजोव सागर को ब्लैक सागर से जोड़ता है, ओके। तो ये जानकारी होगी आपके यूक्रेन के बारे में, देखिए है ना, यहाँ पे है यूक्रेन, ठीक है, देखिए यूक्रेन है ना, यही है यूक्रेन। देखिए आपको यहाँ थोड़ा सा बड़ा मैप दिख रहा है, ये हो गया यूक्रेन, ठीक है, ये हो गया रसिया, रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गए, है ना, स्लोवाकिया हो गया, स्लोवाकिया ही होगा आपको, इधर में हो गया आपका देखिए हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, मोल्डोवा हो गया, ये सब कंट्री है यहाँ पे। यहाँ पे काला सागर हो गया, अजोवा सागर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। इसके राजधानी कीव है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, खंजर युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। खंजर युद्धाभ्यास की बात कर रहे हैं तो खंजर युद्धाभ्यास कहाँ किया गया भाई। आइए देखिए, खंजर, हमने कल भी इसका डिस्कशन हुआ था कि खंजर युद्धाभ्यास जो है किसके साथ होता है ना। तो ये होता है आपको किर्गिस्तान के साथ, ठीक है, किसके साथ, किर्गिस्तान के साथ होता है, ठीक है। तो किर्गिस्तान और भारत के बीच होता है, ये हुआ है कहाँ, तो ऑप्शन ए में है जैसलमेर राजस्थान, ऑप्शन बी में रानीखेत उत्तराखंड, ऑप्शन सी में अम्बाला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में बिश्केक किर्गिस्तान, ओके। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो है डी, बिश्केक किर्गिस्तान। यानी कि 2025 में जो हुआ है वह कहाँ हुआ है, बिश्केक में हुआ है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपको। अब ये खंजर जो युद्धाभ्यास है वो कैसे युद्धाभ्यास है, तो ये थल सेना का युद्धाभ्यास है, थल सेना का, ठीक है, थल सेना, नौसेना का नहीं है। हमने कल जो डिस्कशन किया था एक नौसेना के बारे में बताया था, थल सेना का युद्धाभ्यास है खंजर। किर्गिस्तान और भारत के साथ एक ही युद्धाभ्यास होता है, वो खंजर नाम से होता है, याद रखेंगे। खंजर जो है किर्गिस्तान और भारत के बीच होता है, जो थल सेना का युद्धाभ्यास है, ओके। देखिए इसके बारे में कुछ और डिस्कशन होंगे। देखिए ये हो गया किर्गिस्तान के बारे में। आगे यहाँ पे तो किर्गिस्तान के बारे में हम लोग समझते हैं, किर्गिस्तान क्या है। देखिए कहाँ पे है, तो ये हो गया आपका किर्गिस्तान, दिख रहा है आपको, ये किर्गिस्तान है, ठीक है ना। ये किर्गिस्तान जो है ना, किस किस देश से घिरा हुआ है जी, तो इधर में ये तो चाइना मिलेंगे, इधर में ये तो कजाकिस्तान मिलेगा, उज्बेकिस्तान मिलेगा, और इधर ताजिकिस्तान मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको 3-4 देशों से घिरा हुआ एक देश है, लैंडलॉक कंट्री है, ओके। इसमें देखिए यहाँ पे एक झील है जी, दिख रहा है आपको झील, ओके। इस झील का नाम है सादिर जपारोव, जपारोव, सादिर जपारोव, सॉरी माफ़ करेंगे, सादिर जपारोव नहीं है ना। इस झील का नाम है इसिक कुल झील, इसिक कुल झील, ठीक है, इसका नाम है इसिक कुल झील, ओके। इसिक कुल झील के बारे में 2-3 लाइन जान लीजिए कि यह जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, खारे पानी का, खारा पानी कहने का मतलब है कि नमकीन, है ना, खारा पानी का झील है, नमकीन वाटर, ठीक है। अब देखिए ये विश्व में दूसरा है, तो पहला कौन है, तो पहला है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर का नाम सुने होंगे। कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, और ये जो है इसिक कुल झील जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, ओके। देखिए किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है, तो सादिर जाफारोव, ये सादिर जाफारोव जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ओके। ये हो गया किर्गिस्तान के बारे में। किर्गिस्तान जो है आपको देखिएगा इस तरफ में, आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिएगा आप किर्गिस्तान के बारे में, देखिए
ये है आपको किर्गिस्तान, यहाँ पे देखिए किर्गिस्तान है। ओके, इस तरफ में है चाइना। ओके, चाइना, और ये है भारत, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में सैन्याभ्यास हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये चाइना जो है, चाइना जैसे होता है ना, चाइना जो है भारत को घेरने का काम करता है, तो भारत भी है चाइना को घेरने का काम करता है। मतलब चाइना के आसपास वाला जितने देश हैं उन सभी देशों के साथ हमारा जो है एक सैन्य अभ्यास होते हैं, है ना, और हम हथियार वगैरह सप्लाई करते हैं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। ठीक है, चाइना जो है इंडिया को माला की तरह घेरता है। जैसे इधर में आपको म्यांमार में, इधर में श्रीलंका में, पाकिस्तान में, है ना, और भी कई जगह पर अपना सैन्य अड्डा बना चुका है, या फिर अपना क्या बोलते हैं इसको, एयरपोर्ट वगैरह, या फिर ये सब बना चुके हैं, या ये सी पोर्ट, बंदरगाह बना चुके हैं, जिससे मतलब कहीं ना कहीं हमें खतरा महसूस होता है। तो हम भी मतलब भारत भी क्या करता है कि चाइना के चारों तरफ जितना देश है उन देशों के साथ सैन्य अभ्यास करके वहाँ अपना पहुँच बनाने की कोशिश करता है, ताकि कभी ऐसा ज़रूरत पड़े तो हम इसका इस्तेमाल कर सकें। ये भी हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये जो है ये जो है आपका किर्गिस्तान जो है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होता है? उस कंट्री को लैंडलॉक्ड कहते हैं जो किसी सागर के तट पर स्थित नहीं है। ओके, उसे लैंडलॉक्ड कहते हैं। आप देखिएगा तो ये किर्गिस्तान के चारों तरफ कहीं के सागर या समुंदर नहीं है। जो सागर या समुंदर के तट पर होते हैं उसे लैंडलॉक्ड नहीं, समुद्री देश कहा जाता है, और जहाँ नहीं होता है उसको लैंडलॉक्ड कहते हैं, स्थलबद्ध देश कहते हैं। ओके, तो स्थलबद्ध, देखिए ये सभी के सब यहाँ पे जितना देश है सबके सब स्थलबद्ध देश में आते हैं। देखिए यहाँ आपको हो जाए कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ये सभी देश क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ देखिए ये हो गया अफगानिस्तान, ठीक है, ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये हो गया कजाकिस्तान। ओके, तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है? तो यहीं पर आप याद रखेंगे कि ये जो है आपका कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है, स्थलबद्ध देश है। ओके, है ना, तो ये हो गया आपका ये हम लोग पढ़ लिए किर्गिस्तान के बारे में जान लिए। आगे बढ़ते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। 5 में देखें क्या कह रहा है कि इस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। प्रोजेक्ट हिफाजत किसने शुरू किया है? ओके, क्या उत्तराखंड ने किया है, या उत्तर प्रदेश ने किया है, केरल में किया है, पंजाब ने किया है? ओके, तो आप इसको आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ओके, देखिए आप इसका आंसर जो सही होगा वो है डी, यानी कि पंजाब सरकार ने ऐसा किया है प्रोजेक्ट हिफाजत की। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए कुछ डिस्कशन होंगे, है ना। ये है पंजाब, आप देख रहे होंगे पंजाब सरकार का जो है ना। ये देखिए ये है आपका पंजाब, प्यारा पंजाब जो है आपके भारत के उत्तर साइड में, है ना, उत्तर साइड में आपको उत्तर पश्चिम साइड में ये एक राज्य है। ठीक है ना। भारत के मैप पर आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है, देखिए ये है आपको पंजाब। देखिए यहाँ पे पंजाब है, आपको दिख रहा होगा पंजाब। ठीक है, देखिए ये है आपका पंजाब। देखिए ये है पंजाब, ये पंजाब है। किस किस राज्य से सीमा लगाता है तो इधर में देख लीजिएगा, है ना। तो ये आपको हमारे जम्मू कश्मीर से लगा रहा है, ये जम्मू कश्मीर हो गया। देखो इतना में जम्मू कश्मीर इधर लद्दाख हो गया, और ये हिमाचल प्रदेश से सीमा लगा रहा है। उसके बाद यह जो है सीमा लगा रहा है राजस्थान से, इधर में लगा रहा है हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा से। तो ये है आपका पंजाब के बारे में। ठीक है, तो आइए आपको वो वाला मैप पढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए पंजाब जो है आज़ाद कब हुआ, मतलब आज़ाद करने के मतलब पंजाब जो है अलग कब हुआ। ठीक है, पंजाब का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब नाम के एक अलग राज्य बना था। देखिए एक्चुअली में पंजाब बहुत बड़ा राज्य था। ठीक है, पंजाब एक बड़ा राज्य था, तो पंजाब जो है ना 3 राज्यों में टूटा। एक जो पंजाबी बोलने वाला था, है ना, जैसा कि ये जानते हैं कि 1956 ईस्वी में एक कानून बना था जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो उसी समय, है ना, उसी भाषा के आधार पर यहाँ भी पंजाब जो था, जो पंजाबी बोलने वाला था वो पंजाब बन गया, जो हिंदी बोलने वाला था वो हरियाणा बन गया, हरियाणा।
और जो पहाड़ी बोलने वाला था, पहाड़ी क्षेत्र था, वो हिमाचल प्रदेश बन गया। 3 राज्य जो है पंजाब से, पहले पंजाब के नाम से ही सब जाने जाते थे, लेकिन ये 3 राज्य पंजाब के नाम, पंजाब से अलग हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे पंजाब जो है ना, किससे पंजाब से कौन कौन बने हैं? पंजाब बने हैं, हिमाचल प्रदेश बने हैं, हरियाणा बने हैं। ठीक है, अभी जो सीएम कौन है? तो भगवंत मान अभी सीएम है। ओके, वहाँ आम आदमी पार्टी का सरकार है, आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी, जिसमें केजरीवाल इनके मुखिया थे। अभी केजरीवाल दिल्ली से भी हार चुके हैं इलेक्शन। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। खैर, गवर्नर कौन है वहाँ पे, जिसको राज्यपाल कहते हैं? राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया जो है राज्यपाल हैं अभी, गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़, है ना। ध्यान देंगे, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? वो है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ ऐसा जगह है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो है ये किस राजधानी है? तो ये राजधानी पंजाब का है और हरियाणा का है ना। तथा चंडीगढ़ खुद में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी भी राजधानी है। यानी चंडीगढ़ ऐसा शहर है जो 3 राज्यों का राजधानी है। किसका? पंजाब का है, हिमाचल प्रदेश, सॉरी क्या, हरियाणा का, और खुद चंडीगढ़ का। ठीक है, तो चंडीगढ़ काफ़ी डेवलप सिटी है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइए। ठीक है, देखिए, चलिए, यही है पंजाब। देखिए यहाँ पे पंजाब आपको दिख रहा होगा, ये पंजाब है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है। ठीक है, ये आप अब जब ये साइड ये जब बनाते हैं ऐसे, ठीक है, और ये वाला जाता है तो इधर पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। तो यही है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात। यह है पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ओके, चलिए, ये आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दे, ऑल दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ तक रहे होंगे तो वीडियो अवश्य आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक भी कर दे वीडियो को। कमेंट में आप अच्छी बातों को ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो उनका भी जीके जीएस और करंट अफेयर को मजबूत होगा, जिससे उनकी तैयारी को 4 चांद लगेंगे। तो कृपया करिए, अवश्य करेंगे, और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। अरविंद जीएस परिवार को बड़ा करें, आप ही बड़ा कर सकते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तक देखे होंगे वीडियो, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक वीडियो देखने का मतलब है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। आप इसी तरह से लगे रहिए, हमारा शुभकामना आपके साथ है। आपको बहुत जल्द ही नौकरी लगेगा, बहुत जल्द आपको मंजिल प्राप्त होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।